गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने देखा उनके कुछ पावर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उनकी कार्यपालिका शक्ति, विधायकी शक्ति, उसके अलावा फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और जुडिशियल, ये सारी पावर हम लोग देख चुके हैं। जिसमें पार्डन, क्षमा दान करने की शक्ति हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले उसमें। आज हम लोग बात करते हैं वीटो पावर की, उसमें वीटो पावर किस तरह से प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है। देखो, वीटो का मतलब होता है, एक सिंपल सी भाषा में अगर समझे कि वीटो मतलब क्या होता है, तो वीटो का मतलब होता है रोकना। अगर आप किसी चीज पर वीटो पावर का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस पर रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ना करने की पावर। मतलब हम इसको अनुमति नहीं दे रहे, ये है इसका मतलब। और राष्ट्रपति अगर वीटो का यूज करते हैं, तो यानी कि वो सहमति नहीं दे रहे या उसको रोकने की चीजें कर रहे हैं। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? कोई भी बिल है, विधेयक, वो बिल संसद में लाया जाता है, संसद में उसको लाया जाता है। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा। संसद से वो बिल पास हो गया, मतलब सबसे पहले कोई बिल अगर करना है तो वो पहले संसद में लाया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा में, और फिर संसद से वो पास कर दिया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा। उसके पास वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो उसको राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के अगर इस पे हस्ताक्षर हो गए, तो ये कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? या तो वो सहमति दे दें, और जैसे ही वो सहमति देंगे वो कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा वो। सिंपल सी बात है। लेकिन इनके पास कुछ वीटो पावर है। तो वीटो पावर का मतलब ये है कि वो उसका प्रयोग दूसरे उसमें भी कर सकते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। ठीक है। जैसे एक तो हुआ कि इन्होंने सहमति दे दी, दूसरा कि अब ये सहमति नहीं दे रहे, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिल पर अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं। विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल। देखिए, दो तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो हाँ करने की पावर, एक ना करने की पावर। हाँ करने की पावर जो है वो तो हमने देख लिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बिल सही है, पास, तो साइन किया और कानून बन गया। लेकिन जब ना करने की पावर आएगी, तो तीन तरीके से देखा जा रहा है। पहला, कि वो अपनी सहमति ही ना दे, कहते नहीं भैया इस बार हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से वो सहमति देने से मना कर सकते हैं। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब हम सहमति ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि वो वापस संसद को भेज सकते हैं कि आप इस बिल पर फिर से पुनर्विचार करिए, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से आप इस पर फिर से सोचिए और देखिए कि क्या इसमें सुधार करना है। तो जब वो वापस भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए, तो उसे कहते हैं सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। देखो ये वाला पॉइंट, तो वापस वो संसद को भेज देंगे, उसे कहते हैं निलंबनकारी। तीसरा इनके पास क्या है, कुछ कहे ही ना, उस बिल को अपने पास ही रख लें। ना तो वो हाँ कर रहे, ना तो वो ना कर रहे, ना तो वो लौटा रहे, अपने पास ही रख ले रहे वो, आगे का कोई प्रोसीजर नहीं। और जब पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जी बताइए कब, मतलब इसको कैसे करना है, तो कहते ठीक है बताते हैं, बताते हैं, बता रहे हैं। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे, ना तो ना कह रहे हैं, ना तो वो हाँ कह रहे हैं, बस बिल को अपने पास रख लिए।
उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अपने पॉकेट में रख लिए, बाकी कोई मतलब नहीं। तो ये जो तीसरा वाला होता है पॉकेट वीटो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक उनको जवाब देना है। तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कितने समय के अंदर उनको कोई जवाब देना होगा, हाँ या ना, जो भी कहें, ये डिफाइन नहीं है। तो राष्ट्रपति इसको अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं, मतलब एक तीसरा पावर अगर पॉकेट वीटो है तो इस तरह से हम लोग तीन देखते हैं वीटो। तो वीटो का मतलब है रोकना, ना करना। तो तीन तरीके से वो कर सकते हैं। पहला, सहमति ही ना दे, कहते नहीं हम असहमत हैं, हम इस पे सहमत नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो होगा। दूसरा, नहीं आपको इस पे पुनर्विचार की जरूरत है, तो संसद को वापस भेज देंगे कि इस पे पुनर्विचार करिए और फिर करिए। हाँ, अगर पुनर्विचार करके वो आता है तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना होता है। जैसे पुनर्विचार के बाद भी अगर वो भेज देते हैं तो राष्ट्रपति साइन करते हैं। इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तीसरा होता है पॉकेट वीटो, मतलब उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, आप कहते हैं कि भैया हम बताएंगे कब करना है, तो ना कह रहे ना तो हाँ कह रहे, कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे, और अनिश्चित काल के लिए वो रोक ले रहे हैं उसको, तो वो होता है पॉकेट वीटो। तो तीन तरीके से हमने वीटो पावर दिया है, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रपति है। अब ये समझना है कि किस प्रकार से है। देखो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हमने क्या समझाया आपको? एब्सोल्यूट वीटो हमने आपको ये समझाया कि ये वीटो वो वीटो होता है जब वो सहमति नहीं दे रहे, बिल्कुल ना कह दे रहे हैं, नहीं। पॉकेट वीटो उसे कह रहे हैं कि वो अपनी जेब में रख ले रहे हैं और कोई टाइम लिमिट नहीं है और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना तो वो हाँ कह रहे हैं ना तो वो ना कह रहे हैं, दोनों में से कुछ नहीं कह रहे हैं। सस्पेंसिव वीटो वो है जब वो पुनर्विचार के लिए भेज दे रहे हैं कि आपको इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस बिल में कौन सा प्रयोग कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले अगर आप देखें स्टूडेंट्स, अगर कोई साधारण बिल है, साधारण नॉर्मल है, कोई बहुत विशेष बिल नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई साधारण बिल है तो उस पर ये तीनों बिल का प्रयोग, तीनों पावर का यूज कर सकते हैं। उस पर वो एब्सोल्यूट वीटो भी कर सकते हैं, मतलब असहमत भी हो सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पॉकेट वीटो वो उसको रख भी सकते हैं, कोई सहमति ही ना दे, ना तो वो ना कहे ना तो हाँ कहे। सस्पेंसिव वीटो वापस भी भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, तो ये तीनों कर सकते हैं वो साधारण बिल पर। लेकिन जब वही साधारण बिल दोबारा पार्लियामेंट पेश कर देगी, सपोज करो कि इन्होंने उस बिल को अपने सस्पेंसिव वीटो का पावर यूज करते हुए संसद के पास वापस भेज दिया, तो जैसे वो संसद के पास वापस जाएगा तो संसद क्या करेगी कि उसको फिर से कुछ अमेंडमेंट करेगी, संशोधन करेगी उस बिल में, और वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देगी कि देखिए हमने कुछ अमेंडमेंट कर दिया है अब। तो अब ये वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वो दोबारा संशोधन करके भेज दिया गया है राष्ट्रपति के पास तो उस पर उनको साइन देना होगा। इसीलिए देखिए क्रॉस लगा है कि अगर एक बार, पहली बार अगर ऑर्डिनरी बिल है तो तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर से अमेंडमेंट करके संशोधित करके फिर से भेज दिया है तो किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब उनको साइन करना होगा उस पर। क्लियर? तीसरा पॉइंट, ऑर्डिनरी बिल ही है, वही साधारण बिल है, पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विदाउट अमेंडमेंट, संसद उसको बिना अमेंडमेंट किए भी वापस भेज दे रही है, मतलब संशोधन ही नहीं किया, तब भी राष्ट्रपति उसको वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब अगर इसको शॉर्ट में समझो तो आपको तीन तरीके हैं। एक, पहला कि ऑर्डिनरी बिल संसद से पास हुआ है, कोई नॉर्मल सा बिल, और जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे वो कानून नहीं बनेगा, तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति अपने वीटो का पावर यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं ठीक है अभी रखो, सोचते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो ये हो गया उनका पॉकेट वीटो। असहमत हो गया, अगर उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम असहमत हैं, तो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट वीटो। और फिर सस्पेंशन यानी पुनर्विचार के लिए भेज दिए। तो जब ये पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो संसद हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन करे, और या हो सकता है उसमें संशोधन ना करे। दोनों ही कंडीशन में अगर वो संशोधन नहीं भी करती है और वापस राष्ट्रपति के पास फिर से भेज देती है तो राष्ट्रपति अब साइन करेंगे, अब वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई मनी बिल है, धन विधेयक है, तो धन विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब रख नहीं सकते। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझो कि वो मतलब उनको साइन करना ही होता है, एक प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते वो। तो ये एक चीज इसमें समझ में आती है मनी बिल में। जो संशोधन बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कोई संशोधन से रिलेटेड है, कोई संशोधन करके किया गया है, तो राष्ट्रपति एक भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि संशोधन बिल को ये रोक ही नहीं सकते। अगर कोई भी संशोधन टाइप का कुछ किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, तो उस पर वीटो का पावर ये यूज नहीं कर सकते अपने। यानी वो उसको, जैसे हमने बोला नहीं था आपको कि आर्टिकल 4 जो जब पार्ट 1 की बात किए थे कि आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन है वो 368 आर्टिकल के बाहर है, यानी कि राष्ट्रपति इसको नहीं रोक सकते। इस तरह से तो अगर कोई संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसको राष्ट्रपति नहीं रोकते हैं, उसको वीटो पावर का यूज वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 3 तरीके के वीटो पावर होते हैं वो कैसे राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक और होता है जिसको क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। वैसे क्वालिफाइड वीटो हमारे भारत में नहीं है, तो इसको आपको बहुत वो पढ़ने के उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। एक क्वालिफाइड वीटो होता है जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते भारत में। तो हम लोग 3 वीटो का ही प्रयोग देखते हैं राष्ट्रपति के केस में। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा केवल। बट इतना ध्यान रखिएगा कि क्वालिफाइड वीटो जो है वो भारत में नहीं है, अमेरिका में। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट यूज करता है क्वालिफाइड वीटो। जरा देखिए क्वालिफाइड वीटो क्या है। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेचर, यानी कि वही संसद में जो भी है, फिर वो बिल पास हो गया, हेड ऑफ स्टेट को भेजा गया, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, तो हेड ऑफ स्टेट क्या करते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान समझिएगा, ये प्रोसेस वही ऊपर वाली है कि संसद ने बिल को इंट्रोड्यूस किया और संसद ने उसे पास कर दिया, फिर उसके बाद वो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया कि उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। बट ये जो मंत्रिमंडल था, जो भी लेजिस्लेचर था, वो चाह रहा था कि ये बिल पास होना ही चाहिए, तो फिर से उसी बिल को पास कर देंगे संसद से। कहते ठीक है, हमने पुनर्विचार कर लिया, ठीक है। तो अब ये पुनर्विचार कर लिया हमने, इसका मतलब कि अब आप इस पर साइन कर दीजिए। हमारी बात समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा और संसद कहती है कि ठीक है, हमने चेंज कर दिया है, अब आप दोबारा इस पे, जब दोबारा उनके पास जाएगा तो साइन करना है। तो इसका मतलब होता है कि ओवरराइड द वीटो, यानी कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी पुनर्विचार, उसके ऊपर इन्होंने अपना वीटो यूज कर लिया संसद ने कि नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, आपको वापस करना है। तो इसी को वो क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है। और क्वालिफाइड वीटो असल में स्पेशल मेजोरिटी से होता है। ये जो वीटो हैं ये सब सिंपल मेजोरिटी वगैरह वाले होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो होता है वो क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड वीटो में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, उससे पास करना होता है। तो आप ये समझेंगे कि जो क्वालिफाइड वीटो है वो क्या करता है कि राष्ट्रपति जब उसको वापस पुनर्विचार के लिए लेजिस्लेचर में भेजते हैं, तो लेजिस्लेचर फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, यानी कि उन लोगों ने पहले अपना एक स्पेशल मेजोरिटी से उसको फिर से पास किया होगा और कहा होगा कि अब साइन कर दीजिए आप। तो क्वालिफाइड वीटो में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे जितने सदस्य तो इसमें 2/3 का मतलब समर्थन चाहिए ही होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रावधान हो कि राज्यों की सहमति भी चाहिए हो, जबकि सिंपल मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिंपल मेजोरिटी में जितने लोग प्रेजेंट हैं, बस उसमें से एक अगर 50% से ज्यादा लोगों ने कर दिया तो वो पास हो जाता है। तो क्वालिफाइड वीटो हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, पहला एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, पॉकेट वीटो, और तीसरा याद रखना है सस्पेंसिव वीटो।
एब्सोल्यूट वो होता है जिस पर अपनी सहमति नहीं देते हो। पॉकेट वीटो और रख लेते हैं, ना तो हाँ करते हैं ना तो ना करते हैं। सस्पेंसिव वो पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास भेज देते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के वीटो होते हैं। क्लियर हुआ? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? ब्रजेश, सत्यजीत, नवीन, देवेंद्र, प्रेसिका, प्रियंका। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। राष्ट्रपति कितने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं? राष्ट्रपति कितने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं? 3। अगर राष्ट्रपति ने किसी भी बिल पे अपनी सहमति ही नहीं दी है, ना तो हाँ किया है ना तो ना किया है, और उसको रख लिया है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बताइए कौन सा वीटो यूज करेंगे? पॉकेट वीटो। और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उनके पास जो आया है और उसको उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है संसद के पास वापस कि पुनर्विचार करिए इस पर, कौन सा वीटो? पुनर्विचार के लिए भेज दिया, सस्पेंशन वीट, निलंबनकारी, ठीक है। और उन्होंने सीधा ना कह दिया है, असहमत, हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम सहमत नहीं है इस बिल से। एब्सोल्यूट, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि राज्य के पास क्या है। ये तो केंद्र की बात हुई। अगर राज्य में कोई होता है, क्योंकि जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है। तो जिस तरह से केंद्र में हमने देखा कि संसद से पास हो रहा था, अगर राज्य से संबंधित बिल हुआ तो क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है कि वो राज्यसभा से जो पास होता है उस पर भी अपना निर्णय दे सकता है? तो हाँ, ऐसा कुछ है। देखते हैं जरा क्या है ये। तो एक बिल आएगा स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य के विधानमंडल में, जैसे वो संसद में जा रहा था उस तरह से वो राज्य के विधानमंडल में आएगा। जैसे राज्य में हमें क्या देखने को मिलते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमें वहां पर लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिली थी, तो इस तरह से वो राज्य के विधानमंडल में पास किया जाएगा। बिल पास हो गया, अब ये राज्यपाल को भेजा जाता है, क्योंकि राज्य की बात है। तो राज्य के मामले में प्रेसिडेंट डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि जो काम प्रेसिडेंट केंद्र लेवल पे करता है वही काम राज्य पे राज्यपाल करता है। तो ये बिल जैसे ही पास होगा विधानसभा या विधान परिषद से, जहां से पास हुआ है, उसके बाद ही राज्यपाल को दिया जाएगा। तो राज्यपाल उस चीज को रिजर्व रख लेते हैं और ये राष्ट्रपति को भेज देते हैं। राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है वो बिल कि भैया देखिए ये क्या है, इस पे अपना सहमति दीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर सहमति दे सकते हैं। राज्यपाल ने जो बिल मतलब इनके लिए वो किया है कि ये देखिए हमारी राज्य विधानसभा में ये पास हुआ है और इस पर आपकी सहमति चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो राष्ट्रपति या तो उसको सहमति कर सकते हैं, और अगर सहमति कर दिए तो लॉ बन जाएगा, नहीं तो फिर वो तीनों पावर कर सकते हैं। फिर वही चीज जो कर सकते थे, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों का प्रयोग कर सकते हैं जो थे। तो राष्ट्रपति उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है ना। और अगर उनको कुछ लगता है तो पुनर्विचार के लिए जैसे भेजते हैं, कह देंगे भैया ऐसा है, गवर्नर को कहेंगे, सीधे वो विधानसभा को नहीं कहेंगे, गवर्नर को कहेंगे कि इस पर विचार करने की जरूरत है। तो पुनर्विचार के लिए वापस गवर्नर को भेजेंगे, तो गवर्नर उस चीज को किसके पास भेज देगी? विधानसभा के पास भेज देगी। सेंट्रल में क्या था, राष्ट्रपति सीधे संसद को भेज दे रहे थे क्योंकि वहीं के सर्वे सर्वा है। लेकिन राज्य में क्या होगा कि राष्ट्रपति पहले राज्यपाल को कहेंगे, तो राज्यपाल को निर्देश देंगे, तो फिर राज्यपाल उस बिल को फिर क्या कह देंगे, राज्य विधानसभा में भेज देंगे, यानी कि सीएम वगैरह के जो मंत्रिमंडल है तो उनके पास कि या इसको फिर से जरा विचार करिए इसके ऊपर, और फिर ऐसे। तो ये ऐसे चलता है राज्य में। तो यानी कि राज्य में अगर कोई चीज देखे तो राज्यपाल की मदद से चीजें की जाती है, ठीक है ना। पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वहां पर जब बिल पेश होता है तो पहले राज्यपाल देखेगा उसे और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजते हैं उसके समर्थन के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है जो वीटो पावर है। ओके, देखिए पॉकेट वीटो का प्रयोग अभी तक जो किया है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया है 1986 में। एक विधेयक हुआ था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में, तो इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग का मतलब हो गया कि ना तो इन्होंने सहमति दी, ना तो इन्होंने हाँ कहा, ना तो ये ना कहा, रख लिया उसे बस। तो अब ये पॉकेट वीटो होता है। तो ऐसा प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में, एक जो राष्ट्रपति है। और जो विधेयक था वो था भारतीय डाक वाला संशोधन विधेयक। 24वां संविधान संशोधन जो किया गया 1971, जिसकी बात हम कर रहे थे,
इसके तहत राष्ट्रपति संशोधन विधेयकों को नहीं रोक सकते। वही हमने बोला था आपसे, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस अमेंडमेंट को किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात किसमें बता दी गई? 24वें संविधान संशोधन में। तो 1971 में एक संशोधन हुआ और जिसमें ये कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल है तो वो आप नहीं रोक सकते, मतलब ये था। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ओके, तो कौन सा संशोधन, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमने क्या बात करी? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको याद रखना है। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। ठीक है, तो के.आर. नारायणन ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और मुस्लिम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो है। राष्ट्रपति अपने राज्य में जो भी राज्य होते हैं या जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके महाकुलाधिपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जैसे ही होते हैं वो ऑटोमेटिक महाकुलाधिपति होते ही हैं, जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। क्लियर है? 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, मतलब कोई विरोध नहीं हुआ और ये निर्विरोध चुने थे, यानी कि यही एक कैंडिडेट रहे होंगे राष्ट्रपति पद के लिए और इनको सिलेक्ट कर लिया गया था। तो ये नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हो गई, मतलब इनके कार्यकाल के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी। कोई एक ऐसा राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो? यस। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हिदायतुल्लाह। ये पहले ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति पद पर बैठे थे और एक कार्यवाहक बने थे, मतलब जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति न सिलेक्ट हो जाए तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का काम इनको दिया गया था, हिदायतुल्लाह को। तो ये पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जो इन्होंने इस पद को सुशोभित किया। क्लियर है? तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे आपके कि संशोधन बिल जो होते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकता या अपना वीटो नहीं कर सकता राष्ट्रपति किस के तहत? तो वो आपका 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। कौन ऐसे पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दलित राष्ट्रपति कौन हुए पहले? तो के.आर. नारायणन। और राष्ट्रपति जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनके महाकुलाधिपति होते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और दो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में ही मौत हो गई थी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। और एक ऐसे एम हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। क्लियर एवरीवन? यस, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपके जीके के लिए भी ठीक रहेगी। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसमें बीच में जो लिखा हुआ है ये कार्यकाल नहीं है, ये उनका जीवन काल है। मतलब 1884 में पैदा हुए हैं, 1963 तक जिए हैं, 63 में मृत्यु हुई है। तो ये जो डेट लिखी है कब पैदा होकर के कब मरे हैं, ये वो लिखा हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 88 में पैदा हुए और 75 में मरे हैं। जाकिर हुसैन 97 में और 1969। तो ये आपको एक चीज याद हो गई होगी कि अब ये बस समझाने के लिए है, क्योंकि ये मरना और ये जीना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि राजेंद्र प्रसाद और ये जो क्रम से हुए हैं वो क्रम याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे कौन हुए? वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनको वीवी गिरी भी कहते हैं। पांचवें कौन हुए? फखरुद्दीन अली अहमद। छठवें कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी। सातवें कौन हुए? ज्ञानी जैल सिंह। आठवें कौन हुए? आर वेंकटरमन। नौवें कौन हुए? शंकर दयाल शर्मा। 10वें कौन हुए? के.आर. नारायणन। 11वें एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें प्रतिभा पाटिल। 13वें प्रणब मुखर्जी और 14वें रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से ये नाम आपको याद रखने होते हैं। प्रेजेंट में जो चल रहा है वो तो ठीक ही है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
तो पहले जो है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक आध ट्रिक रहती है, जैसे याद कर सकते हो, जैसे हम बताए थे पिछली बार कि ये जैसे इसको कैंडल मान सकते हो, एक मतलब कैंडल होता है, तो कैंडल की तरह ये दिख रहा है, कैंडल ऐसे होता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे थे कि जिनको पढ़ने में बहुत मन लगता था और कभी कभी लाइट वगैरह नहीं रहा करती थी, तो ये कैंडल जला के पढ़ लिया करते थे। तो मतलब पहले जो है वो कैंडल का शेप, तो शेप याद रखना है कैंडल, तो इससे वो नीलम कैंडल याद रहेगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी वो किए। दूसरा होता है डक, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि ये बत्तख है, ये पानी में जा रही है, डक, ये ऐसे उसका मुड़ा हुआ है, तो ये डक है, पानी में घूम रही है। तो पानी यानी पल्ली, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, पानी यानी पल्ली, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो दो डक की तरफ, बत्तख की तरफ चल रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीन जो होता है वो हार्ट का शेप होता है, अगर हम उसको बनाना चाहें तो कुछ ऐसे तीन बनता है, तो अगर इसको मिला दो तो ये एक हार्ट बन जाता है। ठीक है, तो जिसका हार्ट टूट जाता है, या जिसको आप लोग किसी का दिल तोड़ देते हैं, हर्ट हर्ट कर देते हैं, तो कहते हैं जाकर मर जाओ कहीं, जाओ जाकर कहीं डूब जाओ, जाओ जाकर कहीं कुछ कर लो। तो अब तीन का मतलब हर्ट हो गया आपका, एक प्रकार से शेप आएगा, तो जाओ जहां जाना है वहां जाओ, तो जाकर। चार का मतलब एक प्रकार से समझ सकते हो चेयर, चार मतलब चेयर, चार चेयर, चार पैर, और चेयर की टांग टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा तो आप चेयर पर से गिर गए, तो फोर मतलब चेयर, तो गिरे मतलब गिरी, वी गिरी, ठीक है। पांचवा जो होता है ये हुक होता है। अब देखो इस तरह का एक हुक होता है ना, उठाने वाला एक हुक टाइप का होता है, ऊपर से पकड़ करके हम लोग सामान को उठा सकते हैं, तो हुक फकरू, हुक फकरू। तो आप पांच का अगर शेप याद रखोगे, पांच अच्छा ऐसा होता है हुक वाला, तो हुक फकरू, तो फकरुद्दीन अली अहमद, इस तरह से पांचवा याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। छह जो होता है, तो छह का मतलब ये एक हॉकी टाइप का, कि आपने हॉकी लेकर के छह हॉकी बन रहा है, तो बस अब हम हॉकी खेलने के लिए रेडी हैं, हॉकी खेलने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी, जैसे आपको शेफ हॉकी का आएगा, नीलम संजीव रेड्डी। सातवां जो होता है, सातवां वो होता है आपका स्ट्रीट लैम्प। अगर रोड पर आप देखें स्ट्रीट लैम्प, ठीक है ना, तो सात स्ट्रीट लैम्प की तरह बनता है। अगर आपको बहुत ज्ञानी बनना है तो स्ट्रीट लैम्प पे पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज्ञानी पढ़ना बनना है, अगर बिल्कुल एकदम ज्ञानी पुरुष बनना है तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करो, ज्ञानी बन जाओगे। जाने चले मत जाना स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ने, ठीक है। तो स्ट्रीट लैम्प जो रोड पे लगे होते हैं, तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे अगर पढ़ना है आपको, मतलब ज्ञानी बनना है, तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़िए, बढ़िया। तो सात जो बनता है वो उस तरह से बन जाता है, ज्ञानी जैलसी, ठीक है ना। तो आठ जो होता है वो चश्मे के लिए होता है, चश्मा। और ये जो आर होता है ना, इनके आर में स्वामी शब्द आता है, स्वामी। तो स्वामी जी चश्मा लगाते हैं, या इस तरह से है, वेंकट रमन ऐसे भी कर सकते हो कि रमन चश्मा लगाता है, या जैसे भी। तो आठ मतलब बनता है चश्मा, तो चश्मे के लिए आप किसी का नाम यूज कर सकते हैं कि वो क्या है। नौ गुब्बारा वाला, वो जो ऊपर उड़ता है, नवा एक गुब्बारा नहीं उड़ जाता है नीचे से और गुब्बारा उड़ता चला जा रहा है, तो शंकर की तरह उड़ते जा रहे हैं, शंकर की तरह आप उड़ते जा रहे हैं, जैसे शंकर भगवान उड़ते हैं। तो नौ का शेप आप याद रखेंगे, तो एक गुब्बारा, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोला जाता है उसको, जो गुब्बारा उड़ता है ऊपर की तरफ, है ना, क्या बोलते हैं उसे, स्काई, कुछ भी बोलते हैं, ध्यान रखना, वो जो गुब्बारा होता है, हाँ फायर बैलून वाला जो टाइप का होता है, फायर बैलून, जो हवा आग जलती रहती है ऊपर उड़ता रहता है, तो फायर बैलून टाइप का। तो शंकर की तरह उड़ रहे हैं, जैसे शंकर भगवान उड़ रहे हैं उस तरह से आप उड़ रहे हैं, तो नौवां फायर बैलून की तरह ऊपर जा रहे हैं और शंकर की तरह उड़ रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा। दसवां जो है वो बैट बॉल के लिए, बैट बॉल खेलना है, तो बैट बॉल खेलने जा रहे हैं, के आर नारायण जो है ये बैट बॉल खेलने जा रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत है जो आप याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है,
है ना। दस्तक में अगर हम देखें तो ये याद कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो है रिसेंट में तो आपको याद रहेगा ही कि भाई रामनाथ कोविंद है ना। एपीजे अब्दुल कलाम से आपको याद रहता ही है जनरली, क्योंकि रामनाथ कोविंद इनके पहले प्रणब मुखर्जी, ये रिसेंट में आपको याद होगा ही होगा। और एक ही महिला बनी है प्रतिभा पाटिल, और उनके पहले एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, और ये चार तो आपको याद रहेंगे ही, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कोई वो चीज नहीं थी। हमने देखा इसमें, जैसे अगर हम लोग देखें, हमने नंबर आपको समझाया, देखो एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। हमने 1 के बारे में बात की आपसे, तो 1 का मतलब हमने बहुत सिंपल से समझा दिया था कि 1 का मतलब कैंडल है, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या था, डक, बतख की तरह चलना है। 3 का मतलब क्या था, ये हर्ट था, दिल, या हर्ट कर दिया है आपने। 4 का मतलब चेयर था, ठीक है, 4 पैर होते हैं। 5 का मतलब क्या था, हुक था। 6 का मतलब क्या था, हॉकी टाइप से, ठीक है ना। 7 मतलब क्या था, स्ट्रीट लैम्प। 8 क्या था आपका, चश्मा टाइप से, कि चश्मा कौन पहनेगा, वेंकट पहनेगा। 9वां क्या था, हॉट बैलून या फायर बैलून। और 10वां क्या था आपका, बैट बॉल। इस तरह से कुछ चीजें थी, है ना। तो कैंडल हमने आपको बोला था कि कौन है, राजेंद्र प्रसाद कैंडल में पढ़ते थे, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद कहाँ पढ़ते थे, कैंडल में पढ़ते थे। हेलो, सो रहे हो क्या तुम लोग। डक की बात हमने किया, तो डक का मतलब बतख पानी में चल रही है, तो पानी से पल्ली, तो सर्वपल्ली हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। हर्ट, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो कहा जाओ, जाकर मर जाओ कहीं, तो जाकिर हुसैन हो गए, ठीक है। चौथा, चेयर टूट जाएगी तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, वीवी गिरी। हुक, हुक का मतलब क्या था आपका, फखरुद्दीन। हुक का मतलब था फखरुद्दीन, हुक फखरू, ठीक है। हाँ की, क्या हो गए थे आप, रेड्डी हो गए थे ना रेड्डी, तो रेड्डी हो गए थे आप। और स्ट्रीट लैम्प 7वें में क्या था आपका, ज्ञानी बनना है आपको, तो ज्ञानी जैल सिंह बन गए आप। चश्मा, चश्मा के लिए बात किया था, कौन पहनेंगे, स्वामी वेंकट रमन पहन लेंगे, तो वेंकट रमन जी। हॉट एयर बैलून ऊपर किसकी तरह उड़ते जा रहे हैं, शंकर भगवान की तरह उड़ते जा रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा। और बैट बॉल कौन खेल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं भाई, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो इधर बनेंगे, 14 में कौन बनते हैं, रामनाथ कोविंद बनते हैं, रामनाथ कोविंद। 13वें में कौन बनते हैं, प्रणब मुखर्जी। 12वें में कौन बनते हैं, प्रतिभा पाटिल। और 11वें में कौन बनता है, 11वें में कौन बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम। और ये आपके नारायण साहब, है ना। तो ये एक नॉर्मल सा है, आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पूछते हैं, आप बताएंगे, एक बार रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन, कैंडल, कैंडल मतलब राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन, डक मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन, हर्ट, हर्ट कर दोगे तो कहाँ चले जाएंगे, जाकर। चौथे, चेयर टूट जाएगी तो गिर जाएगी। पांचवें, हुक, हुक फंसाना, 5 का शेप, शेप याद करो 5 का, तो शेप 5 का शेप मतलब फखरुद्दीन। 6, हॉकी, हॉकी से आप क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। 6वें से क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। 7, स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई करोगे तो क्या बन जाओगे,
ज्ञानी बन जाओगे। 8 चश्मा लगाना है, चश्मा कौन लगाएगा? स्वामी वेंकटरमन लगा लेंगे, आर वेंकटरमन, वो चश्मा लगा लेंगे। 9वां बैलून, किसकी तरह उड़ना है? शंकर भगवान की तरह उड़ रहे हैं आप बैलून। 10वां बैट बॉल, कौन खेल रहा है? के आर नारायण खेल रहे हैं। याद हो गया ना? आसान है, वो टफ नहीं है। और 11, 12, 13, 14 आपको याद ही है, एपीजे अब्दुल कलाम। 12 में आपके प्रतिभा पाटिल, 13 आपकी प्रणब मुखर्जी और 14 रामनाथ कोविंद। ओके। तो जितनी प्रॉब्लम आपको लग रही थी वो है नहीं, बड़े आसानी से याद हो गया। यस। क्वेश्चन याद हो रहा है? अनुज, प्रेषिका, संदीप, आशा, नवीन, शशिकांत, इमरान, प्रियंका, मनीष, शुभम, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वही हमने बताए। एक कुछ है, जैसे इसमें पढ़ सकते हो अपने सीट से। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ये सबको पता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद ये राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे, और फिर उपराष्ट्रपति के पद से ही फिर ये राष्ट्रपति बन गए थे। दो नाम हमने बताया था आपका कि कार्यकाल में मृत्यु हो गई है, ठीक है ना? जाकिर हुसैन के नाम हमने बताया था आपको कि कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना? वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार, मतलब किसी पार्टी से नहीं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय टाइप से। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पहले सिख राष्ट्रपति कौन? तो पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। और आर वेंकट रमन जो बने वो उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति के पद पर थे, फिर वो राष्ट्रपति बने हैं, है ना? के आर नारायण ये भी उपराष्ट्रपति थे, फिर ये राष्ट्रपति बने हैं। 4 पीएम के साथ कार्य किया है इन्होंने। अब्दुल कलाम जी सबको पता है कि ये वैज्ञानिक थे, एक पहले ऐसे व्यक्ति जो वैज्ञानिक होकर के राष्ट्रपति बने हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा पाटिल बनी है। पहले बंगाली राष्ट्रपति कौन है? तो प्रणब मुखर्जी हैं। यूपी के मूल राष्ट्रपति कौन आपके? तो रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और 3 कार्यवाहक बने हैं जो एक्चुअल में बस उतने समय के लिए आए थे कि जब पद खाली हुआ था, तो उस समय देखने के लिए वो लोग आए थे। और बाद में चल के वीवी गिरी तो राष्ट्रपति भी बन गए थे फाइनली, ठीक है ना? तो ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देखे जाते हैं। तो ये हमने आपसे बात कर ली। कोई दिक्कत इसमें? 2 ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई। 2 ऐसे राष्ट्रपति के नाम बताइए जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ बात कर लेते हैं अब आपके राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति की, जो यही बचा हुआ है इमरजेंसी पावर, क्योंकि हमने कई सारी शक्ति इनकी देख ली। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने इनकी कई सारी पावर देखी थी। तो इसमें लगभग लगभग सारी पावर्स हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हमने कार्यपालिका शक्ति देख चुके हैं, विधायकी भी बात कर चुके हैं, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल भी देख चुके हैं। अब हमारी बची है आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर, जो हमें राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को देखना है। तो बात करते हैं इमरजेंसी पावर की हम लोग। देखिएगा, जो इमरजेंसी पावर है वो 3 तरीके से इमरजेंसी पावर दी जाती है। पहला, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। दूसरा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। और तीसरा, राष्ट्रपति शासन, जो प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। तो 3 तरह से आपकी इमरजेंसी पावर लगाई जाती है। एक नेशनल, पूरे देश में लागू हो जाती है नेशनल इमरजेंसी, और एक आपकी होती है प्रेसिडेंशियल रूल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक होता है आपका फाइनेंशियल, वित्तीय। इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? यस स्टूडेंट्स, भाग 18 में, ठीक है।
यहाँ पर जो आगे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो आर्टिकल लिखे हुए हैं कि कौन सी इमरजेंसी की बात किस आर्टिकल में हुई है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि कौन सी इमरजेंसी की बात किस आर्टिकल में हुई है, ये लिखा हुआ है आगे। देखिए समझिए जरा, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352, 353, 354, 358, 359, ये आर्टिकल हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। मतलब जो प्रावधान है नेशनल इमरजेंसी का, वो इतने आर्टिकल में है। यानी कि वैसे इमरजेंसी अगर समझे तो 352 से 360 तक है। जो भाग 18 है, वो भाग 18 में इतने आर्टिकल के बारे में बताता है, 352 से 360। तो इसमें से कुछ आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी है, कुछ आर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल है, कुछ जो है वो राष्ट्रपति है। तो आपने देखा कि 352, 353, 354, 355 इसमें नहीं है, वो अलग है, हम बता देंगे क्या है आपका, ये नीचे लिखा हुआ है। तो 52, 53, 54, ठीक है, 52, 53, 54, फिर इसके बाद 55 अलग से है, फिर 58 और 59, ये सब नेशनल इमरजेंसी है। जो 56 और 57 है, देखो 54 के बाद 55 अलग कर लो, 56 और 57 वो है राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। और फिर जो 60 वाला है, वो वाला है फाइनेंशियल। तो जो फाइनेंशियल है, वित्तीय आपातकाल, वो आर्टिकल 360 में है, बाकी जो है वो इसमें। तो आपको एक ये ध्यान रखना होगा किस आर्टिकल में कौन से आपातकाल की बात हुई है। तो जो फाइनेंशियल है वो 360 में बात हुई है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 356 और 357। अगर बाकी हम बात करते हैं तो 352, 53, 54, 58 और 59, ये बात हुई है नेशनल इमरजेंसी। 355 क्या है, ये केंद्र को कुछ निर्देश दिया जाता है। 355 में 355 में एक निर्देश दिया जाता है केंद्र को, कि केंद्र ये देखती रहे कि जो राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, मतलब पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, उसमें जो सरकारें हैं वो सही से काम कर रही है या नहीं, संविधान के तहत चल रही है या नहीं। तो 355 ये कहता है कि ये चीज एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड है, राष्ट्रपति शासन से। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है ऐसा कि सरकार सही से काम नहीं कर रही, राज्य सरकार, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये ध्यान देते रहना होगा राष्ट्रपति को कि 355 जो है आर्टिकल, वो यही कहता है कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपना संविधान के अनुरूप काम कर रही हैं या नहीं। और अगर वो नहीं कर रही हैं तो 356 का प्रयोग करके वो अपना राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे वहां। तो 355 में उनको ड्यूटी दी गई है कि आप ये चेक करते रहिए, और अगर उन्हें लगता है कि कोई राज्य गड़बड़ कर रहा है तो आर्टिकल 356 का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रपति शासन वहां लगा देंगे। जैसे इस समय पश्चिम बंगाल में बात हो रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दो या वहां कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इस तरह की ढेर सारी बातें चल रही थी, उसकी बात हम करेंगे। इतना आसान नहीं है, कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। अब राष्ट्रपति अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। एक संशोधन हुआ था उसके बाद से, अब ये तुरंत नहीं हो पाता। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो 355 में हमें ये बात देखने को मिली। तो बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। यस, फटाफट, कहाँ से लेके कहाँ तक जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है। थ्री 350 to 360, ठीक है, वेरी गुड। आर्टिकल 356 किस इमरजेंसी के बारे में बताता है? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ओके। आर्टिकल 352, 352
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, उस आर्टिकल का नाम बताइए जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल। 360, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आपातकाल में कभी दिक्कत ना है। ठीक है, चाहते तो हम ये सीधे बोल देते याद कर लो, क्योंकि बात की कुछ है नहीं, उसमें आपको सीधे याद करके लाना होता है, आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। अगर आपको आर्टिकल याद है तो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है वो कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में बात की गई है, राष्ट्रपति शासन के लिए कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, इमरजेंसी की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप सीधा याद कर सकते हैं 52, 53, 54, ठीक है, 58, 59 नेशनल इमरजेंसी की बात हो गई है, 360 में आपके फाइनेंशियल की बात हो गई है, राष्ट्रपति शासन आपका 56 में बात हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के ड्यूटी के बारे में जो बात हुई है कौन से आर्टिकल में हुई है, तो वो आपका 355 में हो गई है। देखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में रहे, लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उस समय का हम केस देखते हैं कि क्या है ये। देखिए, एक सबसे पहली बात समझिए कि नेशनल इमरजेंसी का मतलब अब जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया वो एक्चुअल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्ती अपनी पावर का उपयोग किया इन्होंने, यानी कि इन्होंने एक गलत प्रयोग किया है अपने पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जनरली युद्ध वगैरह जो हुए थे उस समय लगे थे, जैसे पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उस समय इमरजेंसी वगैरह लगी थी। तो युद्ध के समय लगाया जा सकता है, वो सिंपल है। लेकिन आप कोई अलग मुद्दा लेकर के, इंटरनल आंतरिक विद्रोह को लेकर के आप लगा देते हैं, तो एक प्रकार से आप सारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, पावर का उपयोग कर रहे हैं आप। इसीलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे संशोधन करा दिए थे अपने समय में, अपने जो भी प्रयोग किया था इन्होंने चीजों का। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। हम इतने हेडिंग में बात करेंगे जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इमरजेंसी हो सकता है एक लेक्चर इसमें लगे, कल का लेक्चर हम ले लेंगे इसमें, लेकिन फिर भूलेगा नहीं कभी इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। समझिए, पहला पॉइंट होता है कि हम कैसे इसको स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लगाई जाती है, ऐसी क्या कंडीशन है जिसको देखते हुए हमें नेशनल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम वो कंडीशन देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या ऐसे बेस है। दूसरा, आपातकाल डिक्लेयर करने की पावर किसके हाथ में है, ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकता है। पहला हमने देखा कि अगर हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं तो हमें पीछे के बैकग्राउंड देखने होंगे कि क्यों हम लगाने जा रहे हैं। दूसरा, कि अगर ये लगाना है तो पावर किसके हाथ में दी गई है, कौन इसको डिक्लेयर कर सकता है। तीसरा, क्या ये पूरे देश में लगेगी या कि केवल एक विशेष क्षेत्र में लगेगी, मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लगेगी या फिर ऐसा भी प्रावधान है कि किसी विशेष क्षेत्र में लग सकता है या विशेष राज्य में लग सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। अगला, अगर हमने इमरजेंसी लगा दी है तो क्या प्रावधान है, कितने समय तक रहने का प्रावधान, कब तक ये रहेगा और कौन इसे हटाएगा, ठीक है ना। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इमरजेंसी लग गई है तो फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर रिवोकेशन, कौन हटा सकता है इसे। तो स्टूडेंट, अगर हमें नेशनल इमरजेंसी बहुत अच्छे से समझनी है तो हमें ये इतने पॉइंट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो रियल मानिए कि आपको इमरजेंसी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आने वाला। अगर आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लेते हैं कि किस आधार पे लगाई जाती है, पावर किसके हाथ में है डिक्लेयर करने की, क्या ये पूरे देश में लगेगी या किसी विशेष क्षेत्र में लगेगी, और ये लग गया है तो कितने समय तक रहने का प्रावधान है, और अगर इमरजेंसी तो उस दौरान हमारे फंडामेंटल राइट का क्या होगा। क्लियर है। और अगर कोई चाहे तो कौन इसको हटा सकता है, जैसे डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन हटाने की पावर किसके हाथ में है कि वो इसको रिवोक कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहला आता है पॉइंट, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, किस आधार पर लगाई जा सकती है, आधार क्या है इसको लगाने का, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन।
किस आधार पे लगाना है। दो चीजें होती हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन या वार, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। दो बेस होते हैं जिस पर लगाई जा सकती है। पहला, यदि कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, कोई दूसरे देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है, या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो गया है, या तो किसी देश में, जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, इमरजेंसी लगी थी उस समय जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, या चाइना से जब युद्ध चल रहा था, तो दोनों समय इमरजेंसी लगी। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम युद्ध में हैं या किसी से युद्ध चल रहा है हमारा, तो इस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये पहला है। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, मतलब विद्रोह चल रहा है देश में, अपने बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह हो रहा है, सरकार के खिलाफ हो रहा है, और कुछ कानून व्यवस्था एकदम गड़बड़ हो चुकी है। तो इस आधार पे ये ओरिजिनल प्रावधान था उसमें, ठीक है। दो बेस थे जब संविधान बना था। तो ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन 352 की बात हो रही है, आर्टिकल 352 की बात हो रही है। तो आर्टिकल 352 में ये सब चीजें बात हो रही हैं कि किस आधार पे हम लोग ये इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा आंतरिक अशांति पे। इसी शब्द का दुरुपयोग किया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। मिसयूज हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा था। एक्चुअल में क्या था, जेवीपी मूवमेंट चल रहा था बिहार में। तो एक जेवीपी कह रहे हैं, जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट चल रहा था, जयप्रकाश नारायण जी का, जो बड़े लेवल पे था, छात्रों को लेकर के ये हो रहा था संघर्ष, और कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के खिलाफ हो गया था। पहले राज्य सरकार बिहार के खिलाफ शुरू हुआ था, और ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि केंद्र के खिलाफ जा पहुंचा था। तो इंदिरा गांधी इसको दबाना चाहती थी इस चीजों के लिए। तो इन्होंने एक संशोधन कर दिया था, 38th अमेंडमेंट, पहले ही 38वां संशोधन लगा दिया था 1975 में, 38। क्या करवाया इन्होंने कि अगर हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो हमें वार के स्टार्ट हो जाने या इंटरनल डिस्टरबेंस के क्रिएट हो जाने का वेट नहीं करना है। यदि आशंका भी है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। बस इसी का प्रयोग करके इन्होंने राष्ट्रीय आपात का लगवा दिया था। मतलब ये सीधा सीधा अमेंडमेंट इन्होंने ये करवा दिया 38th कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये जो विद्रोह हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी कर नहीं रहे, मतलब हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है, आशंका है। ये एक्चुअल संविधान में नहीं था, वो बस एक शब्द था, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति को डिफाइन नहीं किया गया था, तो अब डिफाइन नहीं किया गया तो इसी का प्रयोग कर लिया गया, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं था कि आंतरिक अशांति मतलब क्या। तो इंदिरा गांधी जी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा दिया और कह दिया कि अगर हमें ये आशंका भी है कि युद्ध होने वाला है या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है, तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने बस इसी का प्रयोग किया था, इंटरनल डिस्टरबेंस का, इसी आधार पे लगाई गई थी, क्योंकि वार पे तो हम थे नहीं। तो इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था, आंदोलन चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था छात्रों का, ठीक है ना। तो ये इन्होंने हवाला दिया कि आंतरिक अशांति हो गई है देश में, एक इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है, और हमें लगता है कि ये देश की सुरक्षा में खतरा होगा, इसकी वजह से हम इमरजेंसी लगवा रहे हैं। तो इस तरह से वो चीजें शुरू हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन जब ये देखा गया कि ये बड़ा गलत है, ये इंटरनल डिस्टरबेंस का प्रयोग जो कर रहे हैं लोग, इसका मतलब क्लियर नहीं है, तो एक 44वां अमेंडमेंट हुआ जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो मोरारजी की देसाई की सरकार बनी तो उन्होंने सीधा सीधा कहा हम इस आंतरिक शब्द को डिफाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस को डिफाइन कर दिया और इसकी जगह क्या ऐड करवा दिया, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। उन्होंने कह दिया कि जब तक हथियार के साथ विद्रोह नहीं हो रहा, हिंसा नहीं हो जाए, तब तक हम आंतरिक विद्रोह के आधार पर नहीं लगाएंगे। मतलब अगर कोई शांतिपूर्वक चल रहा है, केवल आंदोलन कर रहा है, तो बस इस वजह से इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि किसी ने बिल्कुल विद्रोह न कर दिया हो, बिल्कुल हथियार लेकर के। अब ये खतरा बढ़ जाएगा।
तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके एक शब्द ऐड करवा दिया इन्होंने, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो इन्होंने वो वाला पॉइंट रहने दिया युद्ध वाला, कि अगर हमारा किसी से युद्ध चल रहा है तो हाँ इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन दूसरे वाले शब्द में संशोधन हुआ इंटरनल डिस्टर्बेंस का, और मोरारजी देसाई ने यहाँ पर करवा दिया आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। हथियार के साथ अगर ये कुछ चल रहा है तो लगाई जा सकती है। तो थोड़ा सा ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ इमरजेंसी जो लगाई गई। तो अब ये जो इमरजेंसी लगी वो आपके असल में 1975 से 77 तक लगी। तो जून के महीने में लगा दी गई थी 1975, और मार्च के 1977 तक ये चलती रही। लगभग 21 महीने की ये इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब इसमें हुआ क्या कि इन्होंने एक संशोधन करा दिया था, और संशोधन क्या, एक पहले ये भी व्यवस्था कर दी थी जब 42वां वगैरह संशोधन हुआ था, तो उसमें कि ये केवल मौखिक सलाह पे लगाया जा सकता है। आपको पता है इमरजेंसी कैसे लगी? इन्होंने सीधे बस बोल दिया राष्ट्रपति को, मौखिक सलाह, किसी से वो नहीं, मंत्रिपरिषद कुछ नहीं, उन्होंने सीधे बोल दिया इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी लग गई। मंत्री तक को, कैबिनेट तक को लोग को बाद में अखबार से पता चल रहा है, न्यूज से पता चल रहा है कि देश में इमरजेंसी लग गई है। तो ये एक मौखिक सलाह पर हो गया था। क्लियर बात? तो इसी को देखते हुए मोरारजी देसाई ने अमेंडमेंट करवा दिया, 44वां अमेंडमेंट। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की पावर नहीं दी जा सकती किसी को कि जो गलत उपयोग करे, ठीक है ना। अब उन्होंने कह दिया भैया ऐसा है, पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी होगी। पीएम और कैबिनेट जो मंत्री हैं, केवल पीएम नहीं, कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, मतलब इंदिरा गांधी के कैबिनेट को भी बाद में पता चल रहा है इमरजेंसी लग गई, तो उनको अगले दिन उससे न्यूज से पता चल रहा है कि अच्छा इमरजेंसी लग गई है। तो अब ये जो बातचीत चल रही है, तो पीएम और कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी होगी। मोरारजी देसाई ने कह दिया कि मंत्रिमंडल की रिक्वायरमेंट, मतलब सलाह जरूरी है, अब ऐसे आप नहीं कर सकते। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर, लिखित सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। केवल मौखिक सलाह पे नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री आओ सीधे बोले हो चला ना, कैबिनेट पूरी होगी, वो लिखित सलाह देगी, तब राष्ट्रपति अब घोषित करेंगे। और यही बात की गई 44वें अमेंडमेंट एक्ट में। तो मोरारजी देसाई ने बहुत सारा चेंज करवाया, जिसको कि मतलब गांधी जी, इंदिरा गांधी ने अपना गलत पावर का प्रयोग करके चीजें करवा दी थी। तो इन्होंने धीरे धीरे करके सब चीजों को चलवाई। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर एक प्रकार की इमरजेंसी चल रही है, एक प्रकार की अगर इमरजेंसी चल रही है, तो दूसरी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मान लीजिए कि एक इमरजेंसी लगी हुई है और हमें दूसरे प्रकार की इमरजेंसी लगवानी है, दोनों लग सकती है साथ साथ। जैसे एग्जांपल समझिए, दिसंबर 1971 में युद्ध चल रहा था, ठीक है, ओके। 1971 में हम वार में थे, उस समय इमरजेंसी लग गई थी। उस इमरजेंसी को कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि हमने इसके आधार पे लगाई थी, हमने एक्सटर्नल वार के अकॉर्डिंग लगाई थी। तो हमने वार के अकॉर्डिंग लगाई थी वो इमरजेंसी। तो जब युद्ध चल रहा था तो ये एक एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी गई थी, और ये लगी थी, खत्म नहीं हुई थी। और उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही, नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, और उसी दौरान 1975 में कौन सी लग गई? इंटरनल इमरजेंसी लग गई। दूसरा वाला किसने लगवा दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंदिरा गांधी जी ने। तो हो गई ना दो इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी चली रही थी युद्ध की वजह से, अब वो अभी खत्म नहीं की गई थी, तब तक दूसरी इमरजेंसी भी चालू हो गई। तो दो इमरजेंसी साथ में चल रही, और ये दोनों जाकर के मार्च 1977 में एक साथ खत्म हुई थी, जिसमें इंटरनल वाली भी खत्म कर दी गई थी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, और जो वार की वजह से लगी थी आपकी, वो दोनों। तो यही बात की जा रही है कि दोनों इमरजेंसी साथ में लग सकती हैं, मतलब एक से ज्यादा इमरजेंसी लगाई जा सकती है अगर जरूरत है तो। क्लियर है? एक और बात, जो मूल संविधान है, ओरिजिनल संविधान जब बना था उसमें कहा गया था कि संविधान में लिखा था कि जो नेशनल इमरजेंसी है, एनी नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी पूरे देश में लगेगी,
मतलब ये बात की गई थी कि पूरे देश में एक साथ इमरजेंसी लगेगी, लेकिन मोरारजी देसाई और फिर इसके बाद का तो नहीं, इसके पहले ही एक संशोधन हो गया, इंदिरा गांधी जी ने करवा दिया, 42वां संशोधन। वो कहते हैं नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। तो 42वें संशोधन में इन्होंने एक चेंज करा दिया कि देश के किसी भी पार्ट में लगाई जा सकती है। अगर हमें जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं कि पूरे देश में लगे, अगर जिस जगह पे जरूरत है तो हम वहां पे इमरजेंसी लगा देंगे, नेशनल इमरजेंसी। ये एक संशोधन किया था 42 में 1976 में। ठीक है, ओके, क्या बात क्लियर हुई? तो स्टूडेंट्स बताइए हमें कि किस आधार पे इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी, सामने आओ, सुंदर लोगों सामने आओ, हीरो और वीरांगनाएं, वीर, राजा महाराजा रानियां। ठीक, मतलब इंतजार करते हैं सर बोलेंगे तभी, नहीं तो हम तो भैया न दिखाएंगे चेहरा अपना। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो बताइए स्टूडेंट्स, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? देखो एक तो अभी सो के जग रहा है, सर एक बार और बता दीजिए। नेशनल इमरजेंसी की बात 352 आर्टिकल में की गई है। किसमें? 352 में। क्या बात की गई है? इंटरनल और एक्सटर्नल, सीधे सीधे याद कर लो ना। एक एक्सटर्नल रीजन है, एक इंटरनल रीजन है। एक्सटर्नल रीजन मतलब क्या? जब युद्ध हो जाए। इंटरनल क्या? देश में ही विद्रोह हो जाए। छोटी सी तो बात है, सिंपल सी। लेकिन जो आंतरिक विद्रोह है इंटरनल, उसमें एक सिंपल सी बात होती है। क्या बात होती है इंटरनल में? इंटरनल में बहुत नॉर्मल सी बात होती है। सशस्त्र विद्रोह शामिल हो गया है, ध्यान रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। पहले ये आर्म्ड शब्द नहीं था, नॉर्मल था। और किस संशोधन से हुआ है आर्म्ड वाला? मोरारजी देसाई जी ने करवाया, 44वां संशोधन। ओके, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए, सभी को धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। आप लोग राजा हैं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।